इंडिया एक खूबसूरत देश जिसे हम बहुत अच्छे से जानते हैं। क्या सच में? क्योंकि इतने बड़े हमारे देश में एक इतनी खूबसूरत जगह है जिसका शायद आपने नाम सुना हो, पर ज़्यादातर लोग इस बात से भी बेखबर हैं कि ये नक्शे में आती किधर है। खैर, यह आपकी गलती नहीं है, क्योंकि इंडिया के मैप में अगर आप बस एक डॉट भी लगाएंगे तो वो डॉट भी इस जगह से 100 गुना बड़ा होगा। जी हाँ, इतनी छोटी है ये जगह, वो भी मीलों दूर फैली अरेबियन सी के बीचों बीच, और समंदर भी ऐसा नीला जिसे खुद देखकर भी यकीन ना हो। इंडिया के सबसे खूबसूरत आइलैंड से मिलकर बनी ये जगह है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो सिर्फ एक या दो नहीं बल्कि 36 आइलैंड से मिलकर बनी है। पर ये सारे आइलैंड्स इतने छोटे हैं कि अकेले दिल्ली में ऐसे 1000 से भी ज़्यादा आइलैंड्स आ सकते हैं। इसीलिए ये इंडिया की सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी है। लेकिन यहाँ के इन 36 आइलैंड में से सिर्फ 10 आइलैंड्स ऐसे हैं जो इनहेबिटेड हैं, यानी जिन पर लोग रहते हैं। बाकी सारे आइलैंड्स अनछुए हैं, बिना कोई आबादी के। लेकिन मैं यहाँ हर तरह के कई खूबसूरत आइलैंड्स पर जाने वाला हूँ। पर क्योंकि ये समंदर के बीचों बीच है, इसलिए यहाँ आने के सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। या तो कई घंटों लंबा केरला से शिप का सफ़र, या फिर सबसे आसान फ्लाइट से इसके एकलौते एयरपोर्ट तक, जिससे मैं भी इस हसीन दुनिया में उतरा, यहाँ के इस खूबसूरत आइलैंड पर जिसका नाम है अगाती। तो अभी मैं हूँ अरेबियन सी के एकदम बीचों बीच बने इस खूबसूरत आइलैंड में। मेरे पीछे पानी देखो यार ज़रा। तो जैसे ही मैं लक्षद्वीप में आया और जैसे ही मैंने इस सी को देखा, ब्लू सी को, मेरा दिमाग एकदम ऐसा हो गया कि ओ माय गॉड, ऐसा कुछ भी हो सकता है क्या? क्योंकि मैंने कभी भी ऐसा सी नहीं देखा, इतना ब्लू सी कभी भी नहीं देखा है। और मतलब इस तरह का खूबसूरत पानी मतलब अपने देश में, अपने इंडिया में है यार। बल्कि मैं बिना किसी डाउट के कह सकता हूँ कि ये इंडिया की सबसे क्लीनेस्ट सी है। आप जो पीछे मेरे बोट्स खड़े हुए देख रहे हैं, तो यहाँ पर इतना ज़्यादा साफ़ पानी है कि उन बोट की शैडो आप सी बेड पर देख सकते हैं। मतलब उनकी परछाई दिख रही है तल पर। अभी जो मेरे पीछे दिख रहा है वो तो शैलो वाटर है, थोड़ा लाइट ब्लू कलर है। पर जब आप आगे पीछे सी में जाते हैं, डीप सी में, तो पानी इतना ज़्यादा डार्क ब्लू हो जाता है कि उसके कलर को देख के ऐसा लगता है जैसे इसमें ब्लू कलर को मिक्स करा हुआ है। इस वजह से इसका इस तरह का कलर लग रहा है। अनबिलीवेबल ब्लू है, इतना ज़्यादा तो ब्लू वाटर मैंने कभी देखा ही नहीं है यार। यहाँ आइलैंड पर घूमने का सबसे सही तरीका है स्कूटी, जो यहाँ के इन कोकोनट ट्रीज से घिरे रास्तों का एक अलग ही एहसास कराती है। और ये नीला समंदर आपका कभी साथ नहीं छोड़ेगा। क्योंकि ये आइलैंड बहुत छोटा है, तो कुछ देर में ही मैं एक ऐसे रोड पर पहुंचा। तो अभी मैं अगाती आइलैंड की एक ऐसी रोड पे आ गया हूँ जो बहुत ही ज़्यादा नैरो है, जिसके दोनों तरफ सी है। और एक ही जगह खड़े होकर आप सनसेट और सनराइज़ दोनों देख सकते हैं। मतलब क्योंकि ये आइलैंड का ईस्ट और वेस्ट वाला हिस्सा है, इधर भी मेरे सी है और उधर भी मेरे सी है। वाह, क्या खूबसूरत रोड है यार ये, बहुत मज़ा आ गया। और बीच में मतलब रोड के दोनों तरफ कोकोनट ट्रीज भी लगे हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत है यार, बहुत ही सही, सबसे अच्छी रोड है यार ये वाली। और बस कुछ देर में ही मैं इस आइलैंड के एंड पर ही पहुंच गया। तो अभी चलते चलते मैं इस आइलैंड के एक दूसरे छोर पर आ गया हूँ, नॉर्थ एंड पर। और यहाँ पर
एक बहुत ही खूबसूरत सी बीच है, लगून बीच। तो जैसे आइलैंड ख़त्म होता है तो वैसे ही रॉक्स है ना जो इससे फॉर्म करा है जिसने इस आइलैंड को, वो भी बहुत सडनली ख़त्म होती है। तो आपको यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी लहरें उठती हुई दिखेंगी, क्योंकि जैसे समुद्र इतना गहरा और वो चलते हुए आ रहे हैं, उनकी वेव्स चलती हुई आ रही है, तो वो जैसे ही उन पत्थरों से टकरा रही है तो एक बहुत ऊंची ऊंची सी यहाँ पर वेव्स क्रिएट हो रही है। बहुत ही ज़्यादा पावर है उनके अंदर। तो लक्षद्वीप का ये जो पूरा लैंडस्केप है, जो पूरा आइलैंड है, ये बना है कोरल से। तो कोरल क्या होता है, खैर मुझे भी आने से पहले नहीं पता था कि कोरल क्या है, रीफ क्या है, या फिर लगून किसे कहते हैं। तो ऐसे ही मैं भी पूरा ओशियन गंवार था, पर मैं आपको अच्छे से समझा के, दिखा के और महसूस करा के जाऊँगा कि ये सब क्या होता है। असल में कोरल्स सी के अंदर रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कुछ ऐसे दिखते हैं, अलग अलग शेप और कलर के। पर ये सभी कोरल्स हैं जिनके अंदर कई मछलियां भी रहती हैं, मान लो जैसे समंदर के अंदर की कॉलोनीज। पर जब ये कोरल्स बढ़कर बहुत बड़े ग्रुप में फैल जाते हैं तो उन्हें कोरल रीफ कहा जाता है। इन रीफ्स में कुछ कोरल्स जिंदा और कुछ उनके हार्ड डेड स्केलेटन से बने होते हैं। लेकिन जब ये रीफ इतनी बड़ी हो जाती है कि समंदर के पानी को ही बांट दे एक शैलो या कम गहरे पानी में, तो उस शैलो पानी को लगून कहते हैं, जो अक्सर टर्कोइस कलर का दिखता है। इसीलिए इन बीचेस को लगून बीच भी कहा जाता है। ऐसे ही लगून आपको इस अगाती आइलैंड के चारों ओर दिखेंगे, जिनको ये रिंग जैसे दिखने वाली कोरल रीफ ने बनाया है। और ऐसे रिंग से घिरे आइलैंड्स कोरल अटोल कहे जाते हैं, जो कि इंडिया में सिर्फ लक्षद्वीप में है, जो यहाँ के बहुत ही अनोखे और रिच इकोसिस्टम का सबूत है। तो फिर चलो क्यों ना इस नीले समंदर के अंदर की ये दुनिया देखी जाए। अब क्योंकि यहाँ का पानी बहुत साफ है, तो अंदर देखने के लिए बस आपको ऊपर से झांकने की जरूरत है। और वो कैसे होगा? इस ग्लास बोट से। तो लक्षद्वीप के जो सी के नीचे जो भी कोरल लाइफ है वो भी सिर्फ बोट पे बैठे बैठे दिख सकती है। पूरी बोट के नीचे बेस पे एक बहुत बड़ा ग्लास बना हुआ है, और उसकी वजह से भी नीचे की पूरी जो भी पानी के नीचे कोरल लाइफ है वो सारी क्लियरली विजिबल है। कुछ इतना करीब से ये रंग बिरंगे जिंदगी से भरे कोरल्स नजर आते हैं, और इनके बीच तैरती ये बेफिक्र मछलियां भी। पर मुझे कोरल्स के दिखने की तो उम्मीद थी, लेकिन जिसकी बिल्कुल भी नहीं थी वो था ये टर्टल। पर फिर मैंने देखा उसे इतना करीब से। कोरल लाइफ देखते हुए मैं कुछ देर में ही अगाती के साथ बसे इस छोटे मगर एक बहुत ही सुंदर आइलैंड पर पहुंचा। ये है कल्पिती आइलैंड, जो एक हर्ट जैसी शेप का एक छोटा सा आइलैंड है। ये 1 किलोमीटर से भी छोटा है और अनइनहेबिटेड है, मतलब यहाँ पर कोई भी नहीं रहता। फिर भी मैं जंगलों से होते हुए इसकी बीच के पास जाने लगा, क्योंकि अब होने वाला था सनसेट, जो यहाँ से बड़ा खूबसूरत दिखता है। सनसेट होते ही कभी नीला दिखने वाला समंदर अब आसमान का आईना बन गया था। इस छोटे आइलैंड के बाद अब मुझे जाना था यहाँ के सबसे बड़े आइलैंड में से एक पर वहाँ जाने के लिए रास्ता सिर्फ समंदर का ही है। वैसे तो वहाँ तक फेरी भी जाती है, लेकिन मेरे लिए यह अच्छा बहाना था अपनी लाइफ का सबसे पहला शिप का सफर करने का।
तो अभी मैं एक बहुत बड़े शिप में हूँ जिससे मैं जा रहा हूँ अगाती आइलैंड से एक कवारती आइलैंड पे, जो कि यहाँ की कैपिटल है लक्षद्वीप की। तो वो अगाती से बहुत ज़्यादा दूर है, तो उसके लिए आप नॉर्मली बोट वगैरह से नहीं जा सकते, क्योंकि या तो स्पीड वेसल होती है या फिर इतना बड़ा एक शिप होता है। और मैंने सोचा कि ना शिप से जाया जाए, क्योंकि ज़्यादातर लोकल्स जो है वो इस शिप से ही ट्रैवल करते हैं। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि ये शिप बड़ा है, तो एक्चुअल में ये कितना ज़्यादा बड़ा है अगर मैं आपको बताऊँ तो ये कम से कम इसमें 700 पैसेंजर्स आते हैं। 5 फ्लोर हैं इस शिप के और मैं 5th फ्लोर पे खड़ा हूँ। फर्स्ट फ्लोर पे मेरी सीट है और अंदर से ये पूरा इतने सारे इसमें कैबिन्स बने हुए हैं और हर डेक का एक अपना अलग कैफेटेरिया है। अलग अलग क्लासेस हैं, जैसे ट्रेन में क्लास होती है ना, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, अलग अलग क्लासेस हैं। और सीट्स भी वैसी हैं जैसे ट्रेन में होती है, मतलब जैसे टियर होते हैं, अलग अलग बर्थ होते हैं, वैसे वैसे सीट्स हैं यहाँ पर। तो लक्षद्वीप में ऐसा हो रहा है कि मेरे बहुत सारे फर्स्ट एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, उसमें से ये वाला एक्सपीरियंस भी फर्स्ट है, क्योंकि मैंने शिप कभी नहीं देखा अंदर से। शिप में पहली बार मैं ट्रैवल कर रहा हूँ इस बार और बहुत ही अलग लग रहा है। चारों तरफ जहाँ भी देख रहा हूँ मैं समंदर ही समंदर है। डेक पर खड़े होकर समंदर के नज़ारे देखते देखते, कैफेटेरिया की चाय और लोगों से बात करते करते ये 3 घंटे कब निकल गए पता ही नहीं चला। और फिर आया कावारती। कावारती लक्षद्वीप का दिल कहा जाने वाला कोकोनट ट्रीज से भरा और सुंदर लगोन से घिरा एक बहुत ही खूबसूरत आइलैंड है। पर यहाँ किनारे पर मुझे कुछ बहुत ही अनोखा देखने को मिला। एक इतना बड़ा शिपरैक, मतलब एक किनारे पर फंसा हुआ शिप जो इतने साल पुराना है, वो भी इतना खूबसूरत लग सकता है क्या? मतलब जब चारों तरफ की सीनरी के साथ, इस खूबसूरत नज़ारे के साथ इसे देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई मूवी के सेट पर खड़े हैं। इतना खूबसूरत नज़ारा बना रहा है। 2010 में एक कोरल रीफ से टकराकर ये हजारों टन का शिप यहाँ फंस गया था। और जब इतना बड़ा शिप ऐसे फंस जाता है फिर उसे निकालना इम्पॉसिबल होता है और फिर वो ऐसे शिपरैक में बदल जाता है। अब इतनी खूबसूरत जगह देखकर आपका भी मन कर रहा होगा यहाँ आने का। बट लक्षद्वीप ट्रैवल करना बाकी जगहों से थोड़ा अलग है, क्योंकि इंडिया के सदर्न मोस्ट आइलैंड्स हैं। तो यहाँ पर आने के लिए आपको स्पेशल परमिट और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है, जो कि यूजुअली खुद से करना काफ़ी मुश्किल होता है। फिर मैंने जब रिसर्च किया तो मुझे ट्रिप अनटोल्ड के बारे में पता चला, जो कि लक्षद्वीप ट्रैवल करने के लिए परमिट्स और आइटनरी सब कुछ अफोर्डेबल प्राइस पर प्रोवाइड करती है, बल्कि यहाँ तक आने की फ़्लाइट्स भी। बस अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग मैंने कुछ आइलैंड्स चूज़ करे, जिसमें 11 से 50,000 पर पर्सन के पैकेजेस हैं, जिनसे लक्षद्वीप को अच्छे से घूम सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने ट्रिप अनटोल्ड का लिंक और नंबर दोनों ही मेंशन किया है, तो आप भी अपनी ट्रिप बुक कर सकते हैं। तो चलो घूमते हैं, अभी तो बहुत कुछ देखना है। कावारती लक्षद्वीप की सबसे पुरानी बसी हुई सेटलमेंट में से है, इसलिए यहाँ कुछ ट्रेडिशनल घर भी हैं, जिनमें से मुझे एक ऐसा घर दिखा जो एक बहुत ही खास चीज से बना है। ये है 100 साल से भी पुराना कोरल स्टोन से बना घर। और यहाँ रहने वाली आंटी से बात करके मुझे इसे अंदर से देखने का भी मौका मिला। तो लक्षद्वीप के कावारती के मैं एक घर में हूँ जो 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है। और ये आपको जो अजीब अजीब से स्टोन्स दिख रहे हैं ना, जिससे ये पूरा घर बना हुआ है, वो एक्चुअल में कोरल स्टोन्स है। मतलब वो है जो अंदर से सी के जो स्टोन्स निकलते हैं, जो बह बह के पत्थर आ जाते हैं, जो कि कभी अंदर सी के कोरल हुआ करते थे, उन्हीं से ही ये पूरे पत्थरों से ये पूरा घर बना हुआ है। जो कोरल स्टोन होते हैं उसके जो पैटर्न्स जो होते हैं वो भी दिखेंगे कहीं कहीं पत्थरों में। बट इसकी वजह से, ये कोरल स्टोन्स से बने होने की वजह से ये अंदर से ठंडा रहता है, क्योंकि लक्षद्वीप का हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट है एक तरह से। तो ये घर के अंदर मुझे अभी
किसी भी पंखे की ज़रूरत तक नहीं फील हो रही है और बहुत अच्छा लग रहा है घर के अंदर। और घर की ठंडक बनी रहे इसलिए किचन भी घर के बाहर ही होती है। अब क्योंकि पहले तो यहाँ आइलैंड पर ना ही कोई फैसिलिटी थी बल्कि आना जाना तक मुश्किल था, तो आंटी ने बताया कि बीमार होने पर वो खुद यहाँ की हर्ब्स या जड़ी बूटियों से दवाइयाँ बनाते थे और वही यूज़ करते थे, जैसे कि दर्द के लिए बाम और जख्म के लिए कुछ ऑयल्स। यहाँ की ट्रेडिशनल लाइफ के बारे में जानकर और यहाँ से विदा लेकर ओके बाय। मैं चला अब कुछ एडवेंचरस करने के लिए। ये है कावारत्ती की खूबसूरत सैंडी बीच, पर अभी मैं यहाँ बीच पर घूमने नहीं बल्कि इस पानी के अंदर जाने के लिए आया हूँ। जी हाँ, स्कूबा डाइविंग के लिए। पहली बार स्कूबा डाइव करूँगा तो मुझे पता नहीं वो कैसा होगा कैसा नहीं होगा, बट एक बार ट्राई करते हैं। बाकी मेरे को स्विमिंग तो आती नहीं और स्कूबा डाइविंग में तो वैसे भी डूबना ही है, तो करते हैं ट्राई, देखते हैं। डूब तो सकता ही हूँ शायद मैं। हाँ, मुझे स्विमिंग नहीं आती पर मैं 12 मीटर यानी ऑलमोस्ट 3 फ्लोर की गहराई में समंदर के अंदर जाने वाला हूँ। The golden rule is never ever hold your breath, right? Very very important. Always keep breathing. मैंने छोटी सी ब्रीफिंग ली और अगर कुछ गलत होता है उसकी जिम्मेदारी भी इस फॉर्म को साइन करके। अब वैसे तो मैंने 10 से 15 मिनट प्रैक्टिस करी थी डाइव से पहले, पर जैसे ही उस गहरे पानी में जाने का टाइम आया तो मुझे प्रैक्टिस में तो पैरों के नीचे जमीन फील हो रही थी, पर यहाँ नहीं। और डर से मेरी सांसें तेज होने लगी। अब क्योंकि स्कूबा के मास्क की वजह से नोज ब्लॉक होती है और सिर्फ मुंह पर लगे रेगुलेटर से सांस ले सकते हैं, जो सब कुछ और मुश्किल कर रहा था। पर इंस्ट्रक्टर ने मुझे काम होने को कहा, डीप ब्रीदिंग, जो कि मुश्किल था, पर अभी मुझे डर पर नहीं बस अपनी सांसों पर काबू करना था। और काबू होते ही अब सब अपने आप होने लगा। कुछ देर में ही मैं जैसे एक अलग ही दुनिया में आ गया था। जहां मैं ना डूब रहा था ना तैर रहा था। ऐसा लगा जैसे मैं उड़ रहा हूं इन मछलियों के साथ। मैंने इतना हल्का कभी महसूस नहीं किया था, ना फिजिकली ना ही मेंटली। इस दुनिया में समय ठहरा सा महसूस होता है, पर समय ठहरा नहीं था, बल्कि पानी के अंदर के ये 20 मिनट खत्म हो गए थे और मेरा डर भी। मैंने बाहर आते ही कहा, ये सबको करना चाहिए। मेरा स्कूबा का एक्सपीरियंस कुछ ऐसा रहा कि मैं अगले ही दिन एक बार फिर से स्कूबा करने आ गया, और वो भी उतनी ही एक्साइटमेंट के साथ। अब समंदर की इस दुनिया से मैं अच्छे से रूबरू हो चुका था, पर अभी मुझे लक्षद्वीप के सबसे खूबसूरत आइलैंड पर जाना था। ऐसा भी कह सकते हैं कि लक्षद्वीप का सबसे लग्जूरियस आइलैंड। और ऐसा क्यों, वो आपको जल्दी पता चलेगा। फिर इस स्पीड बोट से मैं निकल गया उस आइलैंड के लिए, जो कि अगाती से बस 30 मिनट दूर है। और आइलैंड पर पहुंचते ही कुछ ऐसा वेलकम हुआ। तो स्वागत है आपका इस खूबसूरत आइलैंड में, जिसका नाम है बंगारम। छोटा सा आइलैंड जो टी ड्रॉप यानी आंसू की बूंद जैसी
शेप का है, जो घिरा है सुंदर लगून और चमकती वाइट सैंड बीचेस से, जहां लक्षद्वीप के अब तक देखे ब्लू ओशियन से और भी ज्यादा क्रिस्टल क्लियर पानी था। मतलब इन बीचेस पे एकदम से वॉक करते करते आपको रियलिटी से हिट होती है कि यार सच में क्या इतनी खूबसूरत जगह में मैं चल रहा हो गया एक्चुअल में। मतलब सच में अभी ये जगह इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। इतना साफ़ पानी मैं पहले से ही देखता आ रहा था, अभी ये देखो कि और कितना ज़्यादा साफ़ हो गया है, क्योंकि एकदम अनटच्ड आइलैंड है। यहाँ पर कोई भी परमानेंट सेटलमेंट नहीं है, कोई भी लोकल पॉपुलेशन नहीं है, इसलिए ये अनटच्ड ब्यूटी ठीक नेचर की मेरे सामने अभी आपको दिख रही है। यहाँ पर बीच कुछ ऐसी भी है जो इतना पतली है कि दोनों तरफ से समंदर से घिरी है, जो बहुत ही रेयर होती हैं। और हर सुबह हाई टाइड होने पर यह पूरी की पूरी बीच पानी में चली जाती है, जिसका सबूत इस पर बने ये लहरों के निशान दे रहे हैं। पर यहाँ एक ऐसी बीच भी है जिससे छोटी बीच आपने कभी देखी ही नहीं होगी। तो अभी मैं अपने खुद के पर्सनल एक आइलैंड पे खड़ा हूँ। ये पूरा का पूरा आइलैंड मेरा है, मेरे बीच है ये। तो एक्चुअली वैसे ये सैंड बैंक है जो कि चारों तरफ इतने ब्लू ओशन से घिरा रहता है, और बस बीच में एक छोटी सी रेत जमा होती है जहाँ पर अभी मैं खड़ा हूँ, जिसको सैंड बैंक कहते हैं। लो टाइड में ये पूरा का पूरा बहुत बड़ा एक बीच की तरह बाहर आ जाता है, और हाई टाइड में ये पूरा का पूरा डूब जाता है। तो एकदम इसे परफेक्ट टाइम चाहिए होता है इस तरह का सैंड बैंक देखने के लिए, जो कि लगे आपको कि आपका पर्सनल आइलैंड है, एक पर्सनल बीच है। खैर आप सोच रहे हो कि मैं यहाँ पहुँचा कैसे हूँ। ना मैं तैर के आया हूँ, ना मैं चल के आया हूँ। मुझे यहाँ पर बोट ने ड्रॉप किया है, और ये रखी है लाइफ जैकेट। उन्होंने मुझे लाइफ जैकेट भी दी है, क्योंकि मैं समंदर के बीचों बीच हूँ और कभी भी वेव्स इतनी तेज़ हो सकती हैं कि ये इसको पूरा का पूरा डुबा दे। मतलब क्यों फॉरेन में जाने की ज़रूरत है यार, ये सब कुछ अपने इंडिया में है यार। बंगारम लक्षद्वीप का सबसे लग्जूरियस आइलैंड क्यों है, अब मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। यहाँ कोई लोकल पॉपुलेशन तो है नहीं, सिर्फ एक रिजॉर्ट है जो कुछ ऐसा दिखता है। इस वाइट बीच पर बने ये टेंट्स इसी का ही हिस्सा लगते हैं, जिन्हें कहते हैं कुकून। इन टेंट्स को एक बटरफ्लाई के कुकून की तरह बनाया गया है, जो अंदर से भी उतने ही खूबसूरत हैं। इस खूबसूरत आइलैंड पर अब ढलने लगा था दिन, पर यहाँ रात की भी एक अलग खूबसूरती है जिससे मैं बिल्कुल अनजान था। तो मैं यहाँ बंगारम में बीच पर आया था, और मैंने सुना था कि बायोल्यूमिनेंस दिखता है यहाँ पे, वो जो ग्लिटर करने वाले थोड़े ब्लू कलर की लाइट्स होती हैं। लिटरली दिख रहा है यार, मेरे को तो पता था, मुझे लग रहा था बस ऐसे सुना है, रियल नहीं होगा। ओह, ऐसे थोड़े थोड़े एक एक करके दिख रहे हैं मुझे। जुगनू नहीं होते जैसे जैसे जुगनू होते हैं ना, उस तरह से ये थोड़े थोड़े डॉट डॉट्स आपको दिखेंगे ब्लू के। आप चाहो तो उन्हें ऐसे हाथ में उठा सकते हो। जैसे जैसे वेव आती है, वेव के साथ साथ ऐसे चल चल के आ रहे हैं। उनको रिकॉर्ड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए कुछ फ़ोटोज़ लिए मैंने, और वीडियो बनाना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, पर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है यार। वाह, अगली सुबह मैं बंगारम के पास बसे एक ऐसे आइलैंड पर गया जिस पर कोई नहीं रहता सिवाय एक फैमिली के। इस आइलैंड का नाम है बराली। पर मुझे ये जानना था कि ये फैमिली यहाँ इतने रिमोट आइलैंड पर अकेली रहती कैसे है। यही जानने की कोशिश मैंने यहाँ रहने वाले लोगों से करी, तो पता चला कि ये लोग यहाँ मछली पकड़ने के लिए रहते हैं, और ये हट जैसे दिखने वाले
लकड़ी और बैम्बू से बने इन घरों में रहते हैं। पर यहाँ की किचन वो बहुत अच्छी है। कितनी अच्छी किचन है, मतलब पूरी खुले आउटडोर में इन्होंने इतना अच्छा जुगाड़ बनाया हुआ है इसका भी, कि लकड़ियों पे ऐसे ग्लास लगा रखे हैं। बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब ये किचन का सेटअप ऐसे देखना ही। यहाँ हर टेबल के नीचे ये प्लास्टिक की बॉटल लगी दिखती हैं ताकि इन पर चूहे या क्रैब्स ना चढ़ सकें। इलेक्ट्रिसिटी के लिए यहाँ सोलर पैनल्स लगे हैं जो पूरे दिन चार्ज होते हैं और पूरी रात यहाँ लाइट देते हैं। और पानी के लिए इन्होंने बनाया हुआ है एक कुआं। इसमें जो ग्राउंड वाटर है वो आकर जमा हो जाता है और इस पानी को ये नहाने वगैरह में यूज़ करते हैं। पर इसमें एक स्पेशल चीज़ ये है कि ये कुआं एक फ्रिज भी है, क्योंकि यहाँ पे आपको ये सब्जियाँ लटकी हुई दिखेंगी, क्योंकि अब इसके अंदर का टेम्परेचर छाया रहती है और पानी है तो थोड़ा ठंडा रहता है, तो एक फ्रिज की तरह भी ये यूज़ हो रहा है। मतलब मैं देख रहा हूँ कि भाई किस तरह से अगर ऐसे इतनी रिमोट जगह में रहना हो तो फिर कैसे कैसे जुगाड़ लगाने पड़ते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये एक तरह से यहाँ का टॉयलेट है और इसके अंदर जाकर अच्छा खासा पॉट लगा हुआ है, सीट लगी हुई है और यहाँ पर ये टॉयलेट के लिए एक जुगाड़ बनाया है उन्होंने। पर इस रिमोट आइलैंड पर रहने में अकेला तो लगता होगा, वही मैंने इन लोगों से पूछा। ऐसा अकेला फील नहीं होता आपको कि ऐसे अकेले रह रहे हैं? कभी कभी लगता है है। कभी तो पता चला अकेलापन दूर करने के लिए यहाँ ये रेडियो है, जहाँ मुझे बाकी इंडिया में हर जगह चाय पीने को मिलती थी, यहाँ मुझे पीने को मिला ये कोकोनट। इसको ऐसे ही पीना डायरेक्ट। तो यहाँ के यहीं के पेड़ का नेचुरल कोकोनट वाटर ट्राई करते हैं। बढ़िया यार, कोकोनट ट्री के नीचे कोकोनट पीने का एक अलग ही मज़ा है। बाय। लक्षद्वीप में मैंने हर दिन कुछ अलग देखा, सीखा और महसूस किया। चाहे पहली बार ये इतना नीला समंदर देखा हो या फिर इसको पार करने के लिए ये इतना बड़ा शिप किया हो, इस समंदर की गहराइयों को जाना हो या फिर इससे घिरी यहाँ रहने वालों की जिंदगी को। इस सफ़र में इतना सब देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे एक ही ज़िंदगी में मैंने कई जिंदगियाँ जी ली हों। क्या खूबसूरत रोड है यार ये। काश रोज़ की ज़िंदगी में भी हम कुछ ऐसे ही नई जिंदगियाँ जी पाते, पर शायद रोज़ नई जिंदगियाँ जीने के लिए हमें नई नई जगहों की ज़रूरत है, या फिर रोज़ उसी ज़िंदगी को जीने के नए नए तरीकों की। पर इस वीडियो को बनाते हुए कुछ ऐसा हो गया था। तो एक एक्सीडेंट हो गया है मेरे साथ, एक बहुत ज़्यादा बेकार चीज़ हो गई है। तो अभी मैं बीच के पास शूट कर रहा था, तो मेरा कैमरा ट्राइपॉड पे लगा हुआ था और बीच का पानी इतना ज़्यादा आगे आ गया कि उसने कैमरे को ट्राइपॉड से गिरा दिया और कैमरा पानी के अंदर डूब गया। कैमरा मतलब 3 सेकंड के लिए पानी के अंदर था, एकदम से मैंने वो तुरंत बाहर निकाला और उसे स्विच ऑफ भी किया, बट फिर भी ये लेंस पूरी तरह से पानी में वेस्ट हो गया है और मेरा कैमरा भी पूरी तरह से भीग चुका है और सुखाने के बाद भी अभी नहीं काम कर पा रहा है। रिसीवर भी डेड हो गया, मतलब सारा सामान ख़राब हो चुका है। 2-2.5 लाख का सामान था। एक तरह से आज मेरा फर्स्ट डे था यहाँ पे लक्षद्वीप में। आपको अगर इस ट्रिप में आगे ये पूरा वीडियो बनता है तो अगर आपको पूरा वीडियो देखने को मिलता है तो अब वो ऐसे ही किसी जुगाड़ से शूट होगा। तो मैंने कुछ ऐसा जुगाड़ किया और ज़्यादातर वीडियो सिर्फ ड्रोन से शूट किया। आप मेरे हाथ में भी हर शॉट में ड्रोन का कंट्रोलर देख सकते हैं। मुझे पता है आप हर वीडियो को बहुत प्यार देते हैं, पर शायद इस वीडियो को उसकी ज़्यादा ज़रूरत है।